हेलो फ्रेंड्स। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं और आज के टॉपिक्स हैं हमारे थंडर स्ट्राइक इन इंडिया एंड सेकंड टॉपिक इज लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर हम ट्राई करेंगे कि हर तरीके का जो क्वेश्चन आ सकता है उसके टॉपिक्स को कवर करें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकता है, चाहे लैंग्वेज एक्ट से आ सकता है या क्लासिकल लैंग्वेज से आ सकता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, थंडर स्टॉर्म्स इन इंडिया। ये बेसिकली अभी न्यूज में इसलिए है कि एक ये रिपोर्ट आई है हमारी अर्थ नेटवर्क की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में लाइटनिंग इंक्रीज हो रही है और उसका एक कुछ बेसिक फैक्ट है। वो बेसिक फैक्ट ये है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से लाइटनिंग ज़्यादा होती है। तो एक तो मेजर पॉइंट यही याद रखने वाला है हमारा कि एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लाइटनिंग कम होती है या ज़्यादा होती है। तो हमें याद रखना है कि लाइटनिंग भी बढ़ेगी और थंडरस्टॉर्म्स भी बढ़ेंगे। और इसके मैकेनिज्म की बात रही तो अभी हम उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिल सकती है, हमें ये याद रखने की जरूरत है। ग्लोबल नेटवर्क्स, उसकी रिपोर्ट है इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट, ग्लोबल नेटवर्क। सेकेंड पॉइंट हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। थर्ड, ऐसा लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लाइटनिंग जो है किस स्टेट में मिली है, ये नाम चेंज कर देंगे, वेस्ट बंगाल की जगह कर्नाटका रख देंगे, कुछ और रख देंगे। तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, ताकि स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में हेल्प मिले हमें। इसके अलावा एक और इससे रिलेटेड पॉइंट है जो याद रखना चाहिए। IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट, ये अकेला इंस्टीट्यूट है जो लाइटनिंग और थंडर स्ट्राइक्स के ऊपर स्टडी करता है। तो ये इससे रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन खत्म हुई यहाँ पे। अब ब्रीफली हम देखते हैं कि हमें लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म में मैकेनिज्म क्या होता है समझने की ट्राई करते हैं, उसके बारे में हम लोग। जनरली होता क्या है कि जब आपका ग्राउंड है, ये समर में ग्राउंड हीटअप होता है तो मॉइस्चर राइज करता है आपका, मॉइस्चर प्लस हीट। और हमने पढ़ा है कि जैसे ही ग्राउंड से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो ये मॉइस्चर है हमारा, ये कूल होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड बनेंगे। क्लाउड बनेंगे तो क्लाउड बनने के टाइम पे प्रोसेस ये रहता है कि फर्दर राइज होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, तो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं। और जैसे ही इनकी हाइट बढ़ती जाती है, ये बड़े आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो अब होता ये है कि बड़े वाले आइस क्रिस्टल अपने वेट की वजह से नीचे आना शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से छोटे वाले आइस क्रिस्टल्स ऊपर जा रहे होते हैं। तो आपस में जब ये टकराते हैं तो यहाँ पे चार्जेज क्रिएट होते हैं। जब चार्जेज क्रिएट होते हैं तो वो इस तरीके से अलाइन होते हैं कि नेगेटिव चार्जेज किसी भी क्लाउड के बॉटम पे इकट्ठे होते हैं और पॉजिटिव यहाँ पे अपर साइड में। और लाइटनिंग का मेन मैकेनिज्म है कि दो चार्ज्ड एरिया जब एक दूसरे से टकराते हैं तो न्यूट्रलाइज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। और इस लाइटनिंग की वजह से जब जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमें सुनाई देती है, उनको हम थंडर बोलते हैं। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये वाला चार्ज और ग्राउंड हमारा कंपैरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जब ये ग्राउंड पे आने के लिए ट्राई करता है और जब अर्थ पे स्ट्राइक करता है तो हमें इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ फायर इन द बिल्डिंग्स और डैमेज टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो ये मैकेनिज्म सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, और डायग्राम की फॉर्म में अगर कहीं पे आता है मेंस वगैरह में तो आप इसको बना के समझा भी सकते हैं कि रियली ये ऐसे काम करता है। जो हमारा ये लाइटनिंग होती है ये इंट्रा क्लाउड भी होती है। अगर ये एक ही क्लाउड में दोनों चार्ज एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो ये इंटर क्लाउड भी हो सकती है कि यहाँ पे कोई दूसरा क्लाउड है और ये चार्जेज न्यूट्रलाइज होने की ट्राई कर रहे हैं आपस में। और जो सबसे हार्मफुल है हमारे लिए वो होती है क्लाउड टू अर्थ वाला। तो ये
बचाने के लिए हमें क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करना है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करके किया जा रहा है। इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज है। ये अभी न्यूज में इसलिए है कि 21 फेब को हमारा मदर्स लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ये मदर्स लैंग्वेज होती क्या है? जैसा कि नेम से पता चल रहा है, माँ की लैंग्वेज मीन्स जो बच्चा बाय बर्थ बोलता है उसको मदर लैंग्वेज बोलते हैं। इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो 350A के अंडर में आता है। ये आर्टिकल क्या कहता है हमें? स्टेट shall endeavor to provide basic education और education by 5th standard in the mother tongue। स्टेट को ऐसी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि मदर टंग में प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलिटी में, उनमें हमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो इनके वर्ड्स की चॉइस। जैसे कि सेल मतलब कि कंपलसरी है ये स्टेट के लिए, ऑप्शन नहीं है स्टेट के पास, उसको करना ही है। प्राइमरी लेवल पे तो कंपलसरी उनको मदर टंग में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने की अरेंजमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर कोई स्टेट ऐसा नहीं करती है तो प्रेसिडेंट के पास, द कीवर्ड हियर इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ पे मदर टंग के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो दो कीवर्ड है हमारे यहाँ पे, सेल और प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो हमारी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं 21 फेब मदर लैंग्वेज डे के बारे में, जो कि किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी एमसीक्यू का पार्ट हो सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट है, ये क्यों मनाया जाता है? टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। ये आइडिया जैसे इसको रिप्लेस कर देंगे कि इट केम फ्रॉम इंडिया, तो हमें याद रखने की जरूरत है इट केम फ्रॉम बांग्लादेश। हमेशा यूपीएससी फैक्ट्स के साथ में इंटरचेंज करके प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं की पॉइंट्स या की फैक्ट्स के बारे में इसलिए बातें कर रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे कि अगर ये चेंज किया गया है किसी भी क्वेश्चन में तो आप वहाँ पे अलर्ट हो जाओ कि ये गलत हो सकता है मेरा, और मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे हर एक कीवर्ड के बारे में बताएंगे जो यूपीएससी चेंज कर सकता है। एक यहाँ पे बांग्लादेश ने स्टार्ट किया था इसको सबसे पहले मदर्स लैंग्वेज डे के बारे में, और यूनेस्को ने 2000 में इसको डिसाइड किया था कि 21 फेब को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाएगा। और अब के साल का इसका थीम पूछ सकते हैं कि एक स्टेटमेंट में डाल दिया कि ये थीम चेंज करके या 2021 का डाल देंगे, लेकिन इस साल का थीम याद रखने की ट्राई रखना है हमने, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये बात रही हमारे मदर लैंग्वेज के बारे में। इसके अलावा जो हमारी बाकी की लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको भी हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और ये पूरा टॉपिक यहीं पे फिनिश कर देते हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजंस है हमारे आर्टिकल 343 से लेके 351 तक हैं। इसमें से हम आर्टिकल्स के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, बट हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें बातें क्या कही गई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज से मतलब क्या है, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, जुडिशरी कौन सी लैंग्वेज का यूज करती है, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। तो ये सारी बातें हम जानते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं आर्टिकल 343। ये बात करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज की जाए एट द लेवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन बोलेंगे। तो स्टार्टिंग में ये बात कही गई थी आर्टिकल 343 के अंडर में, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और न्यूमरल्स हमारे कहे गए थे कि इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। कीवर्ड है यहाँ पे 343 सब क्लोज 1 हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, सेकंड इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। इसके बाद जो इसका सेकंड प्रोविजन है वो एक टेम्परेरी प्रोविजन के फॉर्म में डाला गया था, जिसके तहत ये बात कही गई थी कि 15 ईयर्स तक जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी,
और 15 ईयर्स के बाद पार्लियामेंट, द कीवर्ड इज द पार्लियामेंट, नॉट द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन में क्या करेंगे, पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट से रिप्लेस कर देंगे और हम जल्दबाजी में रीड करते हुए इसको इग्नोर करेंगे कि ये पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट क्या है। तो इसीलिए कभी भी पॉलिटी पढ़ना है तो आपको बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए। जब भी कोई लक्ष्मीकांत से चैप्टर आप रीड कर रहे हैं तो उसके साथ में बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए और बेयर एक्ट के प्रोविजंस को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। चांसेज होगा कि 90% केसेस में जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बेयर एक्ट की लैंग्वेज से ही आएंगे। और वहाँ पे ये सिली मिस्टेक्स इनको हम काउंट करते हैं कि हमें चीज़ें तो पता थी कि पार्लियामेंट 15 ईयर्स के बाद कर सकता है, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो कि प्रेसिडेंट था या पार्लियामेंट था। तो इन कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से याद करना है आपने कि यहाँ पे पार्लियामेंट चेंज कर सकता है 15 ईयर्स के बाद। लेकिन यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करने वाली बात है, जब 15 साल के बाद 1965 का टाइम जैसे ही अप्रोच कर रहा था तो हमारी इंडियन स्टेट्स जो बेसिकली साउदर्न इंडियन स्टेट्स थी वो फियरफुल थी कि हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज ना कर दी जाए, क्योंकि आर्टिकल 343 बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, वो 15 साल के बाद खत्म हो सकती है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो पहले नेहरू जी ने कहा कि ये आप फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, हम आपकी नीड्स और आपसे डिस्कस किए बगैर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने भी प्रॉमिस किया उनको इसी बात के लिए। तो इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट को पास किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। (1963) इसमें क्या बात कही गई, आप इनफाइनाइट टाइम तक इंग्लिश का यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ इसके बाद से ये हमारा जो फाइट थी ये खत्म हो गई थी। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जैसे हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, कुछ स्टेट्स को लगा कि अभी यूनियन गवर्नमेंट फिर से ऐसा कुछ कर सकती है कि एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को इम्पोज कर दे उनके ऊपर। तो इससे रिलेटेड बीच बीच में ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के आपस में चलता रहता है, बट ऐसा अभी हुआ नहीं है कि कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी है, वो थी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कब आया था। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारा बेसिकली ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो इंग्लिश और अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनकी लोकल जो लैंग्वेज है उसके साथ में हिंदी को पढ़ाएं, और इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी और इंग्लिश के साथ में कोई एक साउदर्न लैंग्वेज को पढ़ाया जाए ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। इसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो तो हमें हमारी मदर टंग में प्रोवाइड करना ही करना है, प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में। इसके साथ में ट्राई करना पड़ेगा प्रेफरेबली 8th स्टैंडर्ड तक आप मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करो। इसके साथ में इसमें 2 प्रोविजंस और हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। आप संस्कृत को हर लेवल पे, स्कूल लेवल पे और हायर एजुकेशन लेवल पे प्रोवाइड करेंगे, और ये चॉइस रहेगी स्टूडेंट्स की कि वो संस्कृत को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इसके साथ में आप किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो क्लासिकल लैंग्वेज है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, उसको भी एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं, ये भी बात इसमें कही गई है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स। इसके बारे में आर्टिकल 345 में कहा गया है, स्टेट एक से अधिक लैंग्वेज को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज प्रमोट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट। तो या तो वो हिंदी या कोई भी उनकी लैंग्वेज जो उस स्टेट में यूज की जाती है, या एक से अधिक लैंग्वेज,
यहाँ पे ऑप्शन इंग्लिश का नहीं था, ध्यान रखिए 345 में फर्स्ट में। इसके लिए ये बात कही गई थी कि ये लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, मे अडोप्ट, इट इज नॉट कंपल्सरी। दो कीवर्ड ध्यान में रखने वाले हैं, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, नॉट द पार्लियामेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट कौन डिसाइड करेगा? लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, मे, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम। अगर उनको लगता है तो वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि कोई भी एक्ट नहीं बनाया, तो इंडिपेंडेंस से पहले जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो कि इंग्लिश थी, ये एक लैंग्वेज के रूप में यूज करी जाएगी उन स्टेट्स में। ये बात इसमें कही गई थी कि कुछ स्टेट्स ने इसको इंग्लिश लैंग्वेज अडॉप्ट किया था, जैसे मणिपुर है हमारा, वो इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था, तो वहां पे अभी भी ये कंटिन्यू है। इसके बाद हम मूव करते हैं लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी, जिसके बारे में आर्टिकल 348 में कहा गया है। जुडिशरी, चाहे वो यूनियन लेवल की जुडिशरी है या हाई कोर्ट्स है हमारे, वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो प्रोसीडिंग्स की लैंग्वेज है, आर्ग्यूमेंट्स करने की जो मीडियम यूज कर रहे हैं, वो स्टेटेड है इंग्लिश। ये इंग्लिश तब तक है जब तक पार्लियामेंट इस पे कोई कानून ना बनाए, बट पार्लियामेंट ने अभी इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया, तो अभी भी इंग्लिश ही चलती आ रही है ये। और दूसरा बात है कि जो वहां की ऑर्डर हैं, डिक्रीज हैं, वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? वो भी इंग्लिश में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। लेकिन अब भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही है कि जो हमारा बैकलॉग है केसेस का, उसका एक बड़ा रीजन है कि लैंग्वेज बैरियर, कि जो कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, केसेस की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, वो लेंदी इसलिए होती हैं कि हमारी एक लैंग्वेज इंग्लिश को फॉलो किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स वहाँ की लैंग्वेज को प्रमोट करें प्रोसीडिंग्स में, ताकि केसेस को जल्दी से निपटारा किया जा सके और आर्ग्यूमेंट्स जल्दी सोल्व होंगे, तो बैकलॉग हमारा कम होगा और लोगों को भी ऐसा लगेगा कि उनकी जो जस्टिस की क्वालिटी है वो एनहांस हुई है। तो ये दोनों ही रीजन है, बट उसको कैसे किया जा सकता है? तो ये वाला जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये क्योंकि रिसेंट न्यूज में रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑथोराइज कर सकता है किसी भी दूसरी लैंग्वेज या हिंदी को, दूसरी लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, या फिर हिंदी, कौन कर सकता है? गवर्नर। और सबसे इसमें मेन बात है, विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए ये प्रोविजन इसमें, यहां ये वाला प्रोविजन है इसमें, ऑथराइज द यूज हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज, बट विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है। तो विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट या फिर हिंदी को प्रोसीडिंग्स का पार्ट के रूप में यूज करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। तो काम की बात इसमें क्या है? गवर्नर, सेकंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हिंदी और एनी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ओनली प्रोसीडिंग्स की बात हुई है यहाँ पे, ऑर्डर्स और डिक्रीज के बारे में बात नहीं हुई है। ऑर्डर्स और डिक्रीज वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक और चीजें याद रखने वाली हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हमें अभी पढ़ा है कि हमारे पास एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो डिक्रीज और ऑर्डर्स हैं वो इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में हो सकते हैं? और ये प्रोविजन अगर हो सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है या फिर कहीं और से लिया है? तो यहाँ पे जो ये एक्ट की बात करता है, एक्ट का मतलब है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ये बात ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में कही गई है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी किसी दूसरी लैंग्वेज में हो सकती है, लेकिन उस लैंग्वेज के बाद उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करना मस्ट है।
और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में ना कह के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में कही गई है। तो दो इंफॉर्मेशन याद रखने वाली है, एक तो क्या डिक्रीज ऑर्डर्स दूसरी लैंग्वेज में हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो ये प्रोविजन किस में दिया गया है। दिस इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और गवर्नर ऐसा कर सकता है विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आई थिंक ये हमारा यहाँ पे कवर होता है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिटेल में भी कवर किया है कि एक प्रोविजन रहता है हमारा, जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज हैं वहां पे लैंग्वेज का मीडियम क्या होना चाहिए। जो बिल्स पेश करते हैं या बिल्स पास होने के बाद जो एक्ट्स बनते हैं या ऑर्डिनेंसेस बनाए जाते हैं, उसके अलावा जो रूल्स रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव बनाता है वो क्या लैंग्वेज होनी चाहिए उसकी यूनियन और स्टेट लेवल पे। ये आर्टिकल 348 का सब क्लोज 1 सब क्लोज बी इसके बारे में डिस्कस करता है कि बिल्स पार्लियामेंट के या लेजिस्लेचर के, ऑल एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑल ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। सेल का मतलब कंपलसरी, आप कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में कवर की है, इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी लैंग्वेज यूज की जा सकती है विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर ऐसा कर सकता है। लेकिन डिक्रीज वाली हमने बात की है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है कि ये जो आप दूसरी लैंग्वेज कर रहे हो ये डिक्रीज पे लागू नहीं होगी, ठीक है। ऑर्डर और डिक्रीज पे लागू नहीं होगी। ऑर्डर और डिक्रीज और जजमेंट्स जो होंगे वो हमेशा इंग्लिश में ही रहेंगे। लेकिन इस बात को भी ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक्ट है, 1963 एक्ट। लेकिन अगर ऐसा करते हो आप तो उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में पब्लिश करना मस्ट है। अगर ट्रांसलेशन इंग्लिश में आपने पब्लिश की है तो माना जाएगा कि वो इस आर्टिकल के तहत ही है, इस आर्टिकल को फॉलो ही कर रहे हो आप। इससे अलग हमारे जो आर्टिकल्स 343 से लेकर 351 में कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं। वैसे डीपीएसपी हमारे जनरल डायरेक्टिव्स से डील करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं। इन डायरेक्टिव्स में मेन है आर्टिकल 350, 350A, B एंड 351। 350 डील करता है कि ग्रीवांस के लिए कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। ग्रीवांस के लिए लैंग्वेज हम ब्रीफ में इसको डिस्कस करते हैं। या तो यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हो सकती है आपकी, या कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, अगर आप स्टेट में ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रेसिडेंट सेल अपॉइंट, सेल मींस कंपल्सरी। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज किस लिए ये अपॉइंट करना होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए हुए हैं, वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड दिए हुए हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये ऑफिसर एक स्पेशल रिपोर्ट बनाएंगे और प्रेसिडेंट को देंगे रिपोर्ट, और प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को ले डाउन करे डिस्कस करने के लिए। और साथ में उसी रिपोर्ट में अगर किसी स्टेट के बारे में कहा गया है तो स्टेट गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करें। ये 350 हुआ हमारा। 351 ये डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव किस चीज के लिए है? कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, कीवर्ड इज यूनियन, उसको ट्राई करना है स्प्रेड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एनरिच करने के लिए हिंदी को। यूनियन गवर्नमेंट को ट्राई करना है हिंदी को स्प्रेड, डेवलप और एनरिच करने के लिए। कैसे एनरिच करेंगे? बाकी दूसरी लैंग्वेज से, हिंदुस्तानी एंड अदर लैंग्वेज गिवन इन द 8th शेड्यूल। यहां से हमें पता चलता है कि 8th शेड्यूल को बनाने की जरूरत क्या थी। 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज इंक्लूड की गई हैं
वो इसलिए इंक्लूड की गई हैं कि एनरिच किया जा सके हिंदी को। दूसरा इसका रीजन था कि 344 आर्टिकल में एक कमीशन के बारे में बात की गई है। उस कमीशन में ये कहा गया है कि जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं उनके मेंबर्स को उसमें रखा जाएगा और उनसे टाइम टू टाइम ये सारे जो प्रोविजंस हैं 343 से लेके 351 तक इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सजेशंस या ओपिनियन जो उनका रहेगा वो लिया जाएगा। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज की नीड यहाँ से अराइज होती है और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी इसके बारे में बताए गए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है हमारा है 344 के अंडर में, उसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए जो मेंबर्स चाहिए वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज वाले मेंबर्स हैं हमारे। उसके अलावा एनरिचमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो हमारी शेड्यूल 8 में गिवन है वो 22 लैंग्वेज हैं। उनको हमें एक तरीके से रट्टा मार लेना है। कई बार होता ही है कि फैक्ट्स यूपीएससी काफ़ी सारे इंक्लूड करने लगे हैं अभी अपनी स्टेटमेंट्स में। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारी और कौन सी नहीं है। तो नेक्स्ट ये लिस्ट दी गई है हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज की और एक इसमें अलग से इंफॉर्मेशन है कि 6 जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो सब भी पार्ट हैं हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज का। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करेंगे ये क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि लेटेस्ट या सबसे एंड में किन लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है। बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी 2003 में। तो ये लिस्ट हमें एक दो बार पढ़ लेनी चाहिए ताकि कोई भी अगर स्टेटमेंट ऐसी आती है तो एलिमिनेट हम कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है। 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट आया। क्लासिकल लैंग्वेज के कुछ एक क्राइटेरिया ले डाउन किए कि क्लासिकल लैंग्वेज किनको माना जा सकता है। ये जो क्राइटेरिया ले डाउन किए थे ये 2006 में कुछ क्लासिकल लैंग्वेज के बेनिफिट हैं अगर किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। पहले हम जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया है किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बोलने का। हाई एंटिकिटी, मतलब कि 1500 से 2000 साल पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए वो। सेकंड इसमें हमारा क्राइटेरिया है कि एक बॉडी ऑफ लिटरेचर होनी चाहिए उसका। थर्ड हमारा आता है कि उसकी जो ट्रेडिशन है वो बोरोड नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो उसकी ट्रेडिशन है वो कंटिन्यूअस हो, उसमें ब्रेक भी हो सकता है। देयर कैन बी डिसकंटिन्यूटी। तो ये सब क्राइटेरिया जब कोई लैंग्वेज फॉलो करेगी तो उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज कहेंगे। इसके बेनिफिट क्या हैं? बेनिफिट ये है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए आपको फंडिंग मिलेगी। दूसरा क्या है कि 2 मेजर अवार्ड्स दिए जाएंगे उस लैंग्वेज के स्कॉलर्स को। ये इसके बेनिफिट हैं। और प्रेजेंटली हमारे इंडिया में 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, जिसमें साउदर्न स्टेट्स की मदद से आप इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे तमिल, कुछ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तमिल सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है हमारी। इसके बाद संस्कृत, यहाँ पे तेलुगु, इधर से मलयालम, कन्नड़। 5 लैंग्वेज हमारी यहाँ पे कवर होगी। और 6th लैंग्वेज हमारी बचती है उड़िया। इनको भी याद रखना जरूरी है। ये कई बार ऑप्शंस में यूपीएससी डाल देता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज कैटेगरी में आती है, क्या बेनिफिट है उनका। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, लेकिन फैक्ट क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया। और नेशनल लैंग्वेज होती क्या है? नेशनल लैंग्वेज का मतलब है कि जो लैंग्वेज यूनियन और स्टेट लेवल पे एक्सेप्ट करी जा सके, लेकिन ऐसा अभी कोई लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को स्टेटस नहीं दिया गया है। कई बार जब हिंदी दिवस को मनाते हैं तो साउदर्न स्टेट्स को लगता है कि वो एक नेशनल लैंग्वेज इम्पोज करने का एक तरीका स्टार्ट किया है, बट रियल में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 351 के तहत
यूनियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे, स्प्रेड करे, एनरिच करे। तो ये उसी के तहत किया जाता है। इसी के साथ आज का हम लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे। आई होप हमने लैंग्वेज के बारे में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हर टॉपिक को कवर किया है, और जो कीवर्ड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उस पर आपको स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो कीवर्ड्स के साथ इंटरप्ले करेगा, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में घर जाके चेक करते हैं कि वो गलत हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ये सब रिप्लेस करके किया हुआ है। आज हम ट्राई करते हैं ये सारी चीज को एक जल्दी से क्विक रिवीजन करने के लिए। सबसे पहले थंडर स्ट्राइक्स के बारे में बात की गई है। थंडर स्ट्राइक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने डिस्कस किया कि अपोजिट चार्जेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। उसी की साउंड वेव्स जब ट्रेवल करती है उनको थंडर बोलते हैं हम लोग, थंडर स्टॉर्म्स। लैंग्वेज की जहाँ तक बात करी, मदर्स लैंग्वेज 351 के अंडर में हमने बात की। उसके बाद मदर्स लैंग्वेज डे के बारे में बात किया, 21 फेब के बारे में बात किया। उसके बाद हमने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जो कि अभी इंग्लिश है और इनडेफिनिट यूज के लिए परमिट किया गया है 1963 एक्ट में। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जो कि इंग्लिश ही चलती आ रही है एज बिफोर इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी की ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोसीडिंग्स में इंग्लिश है, और जो डिक्रीज हैं, ऑर्डर्स है, जजमेंट्स हैं, उनमें इंग्लिश है। लेकिन उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्रोविजन दिया गया है कि गवर्नर विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट लैंग्वेज या हिंदी को प्रोसीडिंग्स में यूज कर सकता है। उसके बाद जहाँ तक जजमेंट्स की बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया है कि वो आप इंग्लिश में ही रखेंगे, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में प्रोविजन बनाया गया है कि वो भी आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या कि हिंदी में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लेना पड़ेगा, और उसी एक्ट, उसी जजमेंट्स को, डिक्रीज को आपको इंग्लिश में पब्लिश करना पड़ेगा, तो आप ऐसा कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है जो कम्युनिकेशन वाली जो लैंग्वेज रहती है आपकी यूनियन और स्टेट्स के बीच में। जब यूनियन के साथ रहेगी तो इंग्लिश रहेगी, और स्टेट चाहें तो इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेट कोई अपनी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से किसी भी लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बिल्स, एक्ट्स, प्रोविजंस की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए, लेकिन वो भी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके अंदर कंडीशन क्या है? गवर्नर विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और साथ में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको पब्लिश करना रहेगा। इसी के साथ हम सम अप करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।